तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। ओके, देखिए पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। बताओ आप सभी कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो मैं बता दूं, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सभी याद भी करते चलिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बताओ आप सभी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है। ओके, फटाफट से बताओ आप सभी। देखिए बातचीत शीर्षक जो निबंध है, इनके निबंधकार का नाम है क्या? बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को। और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इन सारे प्रश्न को आप सभी याद कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बताते चलूंगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर सवाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है। बताना है कि उसने जो कहानी है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार का क्या नाम है। बताओ आप सभी। तो इनके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ये भी ध्यान में रखिएगा, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं कराते चलूंगा। ओके, और आपका दायित्व है कि आप सभी इनको अच्छे से याद करते चलिए हमारे साथ। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। मूल निवास पूछा गया भाई। मूल निवास बताना है आप सभी को। लमही, वाराणसी, कदम कुआं, पटना, सिमरिया, बेगूसराय बिहार या फिर गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। 4 का सही जवाब क्या होगा बताओ आप सभी। भाई मेरे यहाँ पूछा गया है मूल निवास। क्या? मूल निवास पूछा गया है तो हो जाएगा गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्या? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश मूल निवास, मतलब जहां वो रह रहा है अभी। लेकिन इनका जन्म स्थान भी है एक, जिनका नाम है जयपुर राजस्थान। देखो जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, इससे मतलब सटीक मिल रहा है कि जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और एक मूल निवास गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, जन्म स्थान अलग है और मूल निवास अलग है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति भाषण, संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक भाषण है, आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। और यह किसने दिया था बताओ आप सभी। ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो जी वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व कब किया था। तो किया था 5 जून 1974 ईस्वी को। कब? 5 जून 1974 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ओके, तो बताओ आप सभी कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। नारीत्व का मतलब हो गया नारी का गुण समाहित होना। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, वो कहा गया है अर्धनारीश्वर पाठ में। किसमें? अर्धनारीश्वर पाठ में आया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। अर्धनारीश्वर के लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर, देखो जी वही प्रश्न कि
अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? अभी तो मैंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, सही आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। बताओ आप सभी कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? बताओ आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन में। ओके जी, किस पाठ में आया कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? ये आया है रोज पाठ में। रोज के लेखक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस पाठ में की यह उक्ति है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए होती है? यह है एक लेख और एक पत्र, यानी जिनके लेखक हैं भगत सिंह जी। क्या भगत सिंह जी इनके लेखक हैं? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये इस पाठ में आया कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए होती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ये भी बताओ आप सभी कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बताओ आप सभी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान में रहे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। मुझे बच्चों के करियर से खेलना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे, आप सभी देख सकते हो, बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट ये गारंटी है कि इससे रिलेटेड आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ने वाले के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर अनइम्पोर्टेंट नहीं होता। ओके, चलिए लगाते चलिए आप सभी आंसर। सही आंसर लगाइएगा। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताओ आप सभी। 13 का सही जवाब क्या होगा? ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। कब? 16 जुलाई 1917 को। और मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को। यह भी ध्यान में रखिएगा। जितना मैं बोल रहा हूं इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना मैं बोल रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखो, चोर कैसे ताल है? बताओ आप सभी कि चोर कैसे ताल है? ये तो भाई उथले है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिपाही की मां निम्नांकित में कौन है? बताओ आप सभी। 4 ऑप्शन है कि चुन्नी, विष्णी, किसनी या फिर मुन्नी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? विष्णी। सिपाही की मां है विष्णी। सिपाही की मां के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। वो अलग है जिनके मोहन राकेश के माता पिता का नाम है बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। लेकिन ये सिपाही की मां पूछा गया है तो ऑप्शन बी लगा लो, विष्णी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था भाई? अब बताओ। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मोहन राकेश के माता पिता का नाम था बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से लगाते चलिए आप सभी आंसर। देखिए, प्रगीत और समाज जो है शीर्षक निबंध है और किस पुस्तक से लिया गया है? ये पूछा गया आप सभी की। प्रगीत और समाज जो शीर्षक है निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यह लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहां से? वाद विवाद संवाद से। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास में हम लोग 40 MBVI ऑब्जेक्टिव करने वाले। 40 मतलब 40। ध्यान में रखिएगा और अच्छे से हमारे साथ आंसर लगाते चलिए कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए जूठन क्या है भाई? ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा इजी सवाल भी है। जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है। कौन सा आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लगाते चलिए कि मलियज ने किस विषय में एमए किया था? बताओ आप सभी। मलियज ने किस विषय में एमए किया था? 19 का सही जवाब बताएंगे आप सभी। तो भाई मेरे अंग्रेजी विषय से। किस विषय से? अंग्रेजी विषय से। ये छात्र जीवन में जो है इनको एक रोग हुआ था जिनका नाम है क्षय रोग, जिसके कारण इसका एक फेफड़ा जो है फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था। तो थोड़ा दुख की बात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मलियज ने एमए किया था अंग्रेजी विषय में। ओके, चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं
यह एक प्रकार की डायरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक प्रकार की डायरी है और इनके लेखक हैं मलयज। कौन? मलयज हो जाएगा। 20 का सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तिरीच कहानी, तिरीच कहानी किस प्रकार की रचना है जी? यह है उत्तर आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो आप सभी। ओके, देखो 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किस पंक्ति में आई है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। मतलब जहां भय है वहां आप मेधावी नहीं बन सकते हैं। मेधावी मतलब बुद्धिमान समझदार नहीं बन सकते हैं, आपके अंदर वो भय नहीं होना चाहिए। वो आया है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 23 नंबर सवाल है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है जय कृष्ण मूर्ति। अभी तो मैंने बताया कि जय कृष्ण मूर्ति इनके रचनाकार है, ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? जायसी जी प्रेम मार्गी कवि हैं। कौन? प्रेम मार्गी। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां था? बताओ 25 का सही जवाब क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी और उत्तर प्रदेश। कहां? जायस एक ग्राम है, कब्र अमेठी और उत्तर प्रदेश। ओके, ध्यान में रखिएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा? सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास, भाई ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे दो सवाल क्रिएट होते हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु और एक होते हैं शिक्षा गुरु। कौन? शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास। क्या? दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास और शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। कौन? शेष सनातन, ये भी ध्यान में रखिएगा। शेष सनातन इनके कौन? शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु नरहरि दास हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमारे साथ गुनगुनाते चलिए, याद हो जाएगा। ओके, देखिए कवितावली के रचनाकार हैं हमारे तुलसीदास। कौन? तुलसीदास जी इनके रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब है। नाभादास किस काल के कवि है? भाई मेरे, मैंने बताया कि दास वाले जितने भी हैं, जैसे हो गया सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये तो भाई तीनों भक्ति काल के हैं और एक जो है जायसी जी वो भी भक्ति काल के हैं, लेकिन ये भूषण जी ये रीति काल के कवि हैं और इनके नीचे जितने भी कवि आते हैं रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, ये सारे के सारे आते हैं आधुनिक काल के। बट यहाँ नाभादास पूछा गया है तो क्या होगा? भक्ति काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताओ आप सभी, 30 का सही जवाब क्या होगा? भूषण की उपाधि इनको किसने दी थी? तो इनको भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने। कौन? रुद्र शाह ने। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, राजा रुद्र शाह। ऑप्शन सी सही जवाब है। ओके, चलिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? भाई बताओ कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताते चलो आप सभी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में? 31 का सही जवाब बताएंगे आप सभी। तो भाई वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? बताओ आप सभी, किस पुस्तक से ली गई है? भाई मुकुल को, किस से? मुकुल। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल का बताओ, वर्णन, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। क्या? जिनके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अच्छे से याद करते चलिए आप सभी कि जन जन का चेहरा एक इनके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? भाई अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी? रघुवीर सहाय की रचना है, तो अच्छे से याद कर लो आप सभी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। भाई बताओ कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। इटारसी मध्य प्रदेश, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। 36 का सही जवाब क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए फटाफट से लगाते चलो आप सभी। तो चलो 37 नंबर की ओर आ गए हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। बताओ आपसे भी। लोहा है कर्म का प्रतीक। किसका? कर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं कि खेत रहना शब्द का अर्थ है मारा जाना। क्या? मारा जाना। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लगाते चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। हार जीत। हार जीत कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट सवाल है हम लोगों का कि पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो भाई 2006 में दिया गया था पहल सम्मान। किनको? ज्ञानेंद्र पति को। तो आज का ये क्लास हम लोगों का हुआ खत्म। 40 ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कर दिया खल्लास। बताओ आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और कितना सही कर पाए ये भी बताना। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो। एग्जाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। नया भी पढ़ो और पिछले को रिवीजन भी करते चलो। सोते टाइम आप सभी क्या करोगे? जब सोते टाइम हो जाए, सोने का टाइम हो जाए, तो एक बार पीछे जितने पढ़े हो उसको अच्छे से पढ़ के सोना है। रोज क्या? पढ़ के सोना है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप सभी का अभी तक टाइम टेबल अगर नहीं बनाए हो तो भाई अभी भी बना लो कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इतना परसेंट, जितना 90% हो, 95% हो, जितना लाना हो, आप सभी एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतना लाना है। अब की बार फोड़ना है तो फोड़ना है, अपना एक टारगेट बनाओ। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत करो एंड बाय बाय।